नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने गुहिल वंश का इतिहास स्टार्ट किया था जो मेवाड़ के अंदर थे, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि गुहिल वंश था क्या। उसके अंदर उनका सबसे प्रतापी शासक जो सबसे पहला हुआ था वो था गुहिल। उसके बाद में जो उनके नेक्स्ट सबसे प्रतापी शासक हुए वो थे बापा रावल। तो आज हम बापा रावल के बारे में जानकारी देखना चाहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बापा रावल गुहिल के बाद में जिन्होंने मेवाड़ के अंदर सबसे प्रतापी शासक जो रहे वो बापा रावल रहे। इन्होंने 734 से लेके और 753 ईस्वी तक शासन किया। और इनका जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम इनका कालभोज था। वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बापा कोई एक नाम नहीं था, बापा एक उपाधि थी। जैसे कोई भी राजा होता है वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है तो जनता क्या मानती है, उसी को अपना सर्वोपरि मानने लग जाती है और उसको बाप जी करते करते धीरे धीरे वो नाम बापा हो गया। जैसे गणपति को भी बापा बोलते हैं, वैसे इनका नाम बापा हो गया था। और जो रावल है, रावल ये एक तरह से उपाधि का कार्य करती है। यहाँ पे क्या थी? उपाधि थी, ये उपाधि थी। और बाप जी से बन गया था क्या? बापा बन गया था बाप जी से। उसके बाद में इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। कब से लेके कब तक इन्होंने शासन किया? 734 से लेके और 753 ईस्वी तक। इनकी उपाधि अगर हम देखें कि इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी, तो इनकी उपाधियां थी हिंदू सूरज। सूरज का मतलब जो हिंदुओं को उजाले में लाने का कार्य करे वो सूरज हो गया। सूरज उजाले के अंदर लाने का कार्य करते हो, जिसने हिंदुओं को उजाले के अंदर लाया वो कौन हो गए? वो बापा रावल हो गए, तो हिंदू सूरज। और जब बापा रावल ने हिंदू सूरज की उपाधि लगाना स्टार्ट किया, उसके बाद में मेवाड़ के जो अन्य भी शासक आएंगे उनको भी अपन हिंदू सूरज कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हिंदू सूरज की उपाधि का प्रयोग किया था। उनके बाद में इनकी सेकंड उपाधि है चकवे। चकवे का मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। बापा रावल ने चारों दिशाओं पर विजय हासिल की थी, इसलिए इनकी सेकंड उपाधि है चकवे। थर्ड उनकी उपाधि है राजगुरु। राजाओं का गुरु। राजाओं को किसी को कोई कोचिंग वोचिंग लेनी हो, कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो, युद्ध कैसे लड़े जाए, राज शासन वगैरह कैसे चलाया जाए, तो किसे प्राप्त कर सकते हैं अपन प्राप्त कर सकते हैं बापा रावल से। अगली रावल, ये भी एक उपाधि मानी जा सकती है क्योंकि बापा रावल इनका पूरा नाम इससे ही बना है। तो ये थी इनकी मेन उपाधियां। अब बापा रावल के बारे में अपन जब जानते हैं तो इनके गुरु कौन रहे, तो बापा रावल के गुरु रहे थे हरित ऋषि। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। उनकी गाय वाय चराया करते थे, जंगल वंगल के अंदर रहते थे, एकदम रांगल टाइप के आदमी हुआ करते थे बापा रावल जी। तो जैसे हरित ऋषि का अंतिम समय नजदीक गया, हरित ऋषि जी को लगा कि अब अपने जाना है किधर, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना है। तो हरित ऋषि ने बोला चल बालक मांग, क्या चाहिए तुझे। तो अब इनकी ख्वाहिश भी थोड़ी बड़ी प्रकार की थी अपने बापा रावल जी की। तो बापा रावल जी ने कहा कि मुझे तो मेवाड़ चाहिए। तो बापा रावल जी ने कहा चलो ठीक है, प्रयास करते हैं मेवाड़ देने का। तो बापा रावल हरित ऋषि ने कहा था, तो हरित ऋषि ने अपने उसके लिए एक यज्ञ किया और किसकी पूजा करी? तो राठासन देवी की पूजा करी। किसकी पूजा करी? राठासन देवी। राठासन देवी। बापा रावल जी के लिए अपने हरित ऋषि ने राठासन देवी की पूजा करी। तो राठासन देवी जी प्रकट हुए और बोला बताइए क्या चाहिए। तो बोला हमें मेवाड़ की चाबियां चाहिए। तो राठासन देवी ने बोला मेवाड़ की चाबी अपने पास नहीं रखते। तो कहा किसके पास मिलेगी मेवाड़ की चाबियां? तो बोला मेवाड़ की चाबी मिलेगी महादेव जी के पास में। महादेव जी मेवाड़ की चाबियां संभाल के रखते हैं अपने। तो बोला ठीक है जाइए आप। तो अगली नेक्स्ट पूजा करी, क्या चलो महादेव जी की पूजा करते हैं। तो महादेव जी की पूजा करी, महादेव जी प्रसन्न हुए। महादेव जी आए, बता बालक क्या चाहिए। तो महादेव जी बोला हमें मेवाड़ की चाबियां चाहिए, ये बापा रावल जी के लिए। तो महादेव जी ने बोला तथास्तु। तो मेवाड़ के लिए आशीर्वाद, तो क्या माना जाता है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल को क्या प्राप्त हुआ? तो मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ। अब स्टार्टिंग के अंदर तो क्या हुआ था कि जो बापा रावल जी थे वो स्टार्टिंग के अंदर अपने गाय वाय चराते थे, फिर हरित ऋषि जी का देहांत हो गया था। तो ये किसकी सेवा में चले गए थे? मान मौर्य की सेवा में। किसकी सेवा में चले गए थे? मान मौर्य। जो मेवाड़ के शासक थे। अब इनको है ना मौर्य वंश से संबंधित भी माना जाता है। ये मौर्य का मतलब मौर्य भी मानते हैं। मान मौर्य की सेवा में चले गए थे। फिर एक दिन आया जब आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी के अंदर भारत पर पहला आक्रमण किया गया। अब आक्रमण किधर किया था? तो मेवाड़ के एरिया के अंदर आक्रमण किया था। ये अपने राजस्थान के लगभग एरिया इधर मेवाड़ वालों ने जीत रखा था। तो अब बारी आई किसकी? मान मौर्य की। तो मान मौर्य ने बोला कौन लड़ने के लिए जाएगा? तो सबने हाथ खड़े कर दिए अपने कि अपने से नहीं होगी लड़ाई। फिर अपने बापा रावल जी थे, बापा रावल जी लगा ये बढ़िया मौका है यार। तो बापा रावल जी ने 712 ईस्वी के अंदर बापा रावल जी ने हाथ खड़ा किया कि अपन लड़ेंगे।
बाबा रावल जी गए लड़ने के लिए, तो मान को बड़ा ठीक लगा कि यार ये आदमी ठीक है। तो बाबा रावल जी ने इसको अपने मोहम्मद बिन कासिम को बढ़िया से तोड़ा। तोड़ते तोड़ते इसको लेके कहा ठेठ अफगानिस्तान, उधर ले गए। और वहां पे जो गजनी का शासक था सलीम, कौन था? गजनी का शासक था सलीम, उसने भेजे थे मोहम्मद बिन कासिम को। तो सलीम को वहां पे जाके सलीम को भी हराया, सलीम को हरा के और अपने भांजे को वहां का क्या बना दिया? शासक बना दिया बाबा रावल जी ने। सलीम को हरा के और अपने भांजे को गजनी का या अफगानिस्तान का उधर शासक बना के आगे। अब आए नहीं थे, आने से पहले उनको लगा कि यार अब आए गए यहाँ तक तो कोई एक शादी वादी भी कर ही लीजिए, कहीं जाते तो अपने एक ब्याह तो कर ही लेना चाहिए। तो इनको सलीम की पुत्री थोड़ी पसंद आ गई थी। तो बाबा रावल जी ने बोला चलो भाई सलीम जी आप अपनी पुत्री की शादी किससे करा दो? हमसे करा दो। तो बाबा रावल ने सलीम की पुत्री से शादी करी थी, शादी कर ली भाई। किसने? बाबा रावल जी ने सलीम की पुत्री से शादी कर ली। फिर वहां से ये क्या वापस आ रहे थे, तो वापस आए बीच में अपने क्या पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जगह पे छावनियां उन्हें डाल ली थी। तो छावनी डाली तो उस स्थान पर जैसे कोई छावनियां उन्हें डालते थे, राजा के साथ में बहुत बड़ी सेना होती थी। तो सेना होती थी वहां पर गाँव वाले आके रहने लग जाते, अपनी दुकान उकानें लगा लेते थे। तो छोटे से शहर जैसा कोई टापू जैसा या कस्बे जैसे किसी का निर्माण हो जाता था। तो उस जगह उन्होंने एक पिंड जैसा कुछ बन गया, तो उसको नाम क्या रख दिया उसका? रावलपिंडी। तो आज भी पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक शहर है उसका नाम है रावलपिंडी, जो किसके नाम पर पड़ा हुआ है? बाबा रावल जी के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अपन जानकारी देखे, जैसे गुरु क्या कौन थे इनके? हरित ऋषि गुरु थे, अपन ने बता दिया आपको इसके बारे में। अगला था चित्तौड़ पर अधिकार कब किया, तो इसमें बताया जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये वापस आए, तो वापस आए तो मानवरी बड़ा प्रसन्न हुआ। मानवरी लगा यार ठीक है अपन ठेठ अफगानिस्तान तक पहुंच गए। उधर से फोन लगाया किसने? बाबा रावल ने फोन लगाया। बाबा रावल ने बोला ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, अब अपन जीतेंगे कौन? मेवाड़ को। तो यार मानवरी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मैंने भेजा था तेरे को, कि भेजा नहीं था, अपन अपनी मर्जी से गए थे, अपने कोई नहीं भेजने वाला। कहा ठीक है भाई। इधर से मानमोरी आया, इधर से कौन है? अपने बाबा रावल जी आए। तो 734 ईस्वी में बाबा रावल ने मानमोरी को हराकर और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने चित्तौड़ पर अधिकार कब करा? 734 ईस्वी में। अब ये जानकारी अपने को किससे मिलती है कि 734 ईस्वी में ये इन्होंने मेवाड़ को या चित्तौड़ को जीत लिया था? ये जानकारी मिलती है वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद, ये वीर विनोद किसकी पुस्तक थी? अपन ने पहले पढ़ा था कविराजा श्यामलदास। श्यामलदास, तो श्यामलदास जी के वीर विनोद के अनुसार 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था। किसने? बाबा रावल ने। इसके बाद में अगला देखते हैं, राजधानी किसको बनाया था इन्होंने? तो अपनी प्रथम राजधानी इन्होंने बनाया था नागदा को। किसको बनाया था? नागदा को राजधानी बनाया था। और इसके अंदर नागदा के अंदर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एकलिंग जी का मंदिर। किसका निर्माण करवाया था? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पे। और नागदा के अंदर ही अपने बाबा रावल की समाधि भी है। बाबा रावल की समाधि भी कहाँ पर है? तो नागदा के अंदर बाबा रावल की समाधि है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद हम देखते हैं तो अलग अलग राजा ने, किसी ने चांदी के सिक्के चलाए, किसी ने तांबे के सिक्के चलाए, किसी ने और किसी धातु के सिक्के चलाए। तो बाबा रावल जी ने बोले सिक्के चलेंगे, सोने के चलेंगे, दूसरे फालतू बात अपन करते नहीं है। तो बाबा रावल जी ने अगले सिक्के किसके चले? बाबा रावल जी ने सिक्के चले सोने के, 115 ग्रेन के सोने का सिक्का। अब ये जो सोने का सिक्का मिलता है, इस सोने के सिक्के के ऊपर हमें किस किस की आकृति अलंकृत की हुई मिलती है? जैसे डमरू हो गया, त्रिशूल हो गई, शंख हो गया, या महादेव जी की जैसे अन्य जो भी उपकरण वगैरह होते हैं, ये अपने नंदी हो गया, इन सब के जो चित्र हैं वो किसके ऊपर देखने को मिलते हैं? इस 115 ग्रेन के सिक्के के ऊपर। जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इस समय पता चलता है कि जो अपने बापा रावल था वो लकुलिस या पशुपति संप्रदाय जो होता है उसका अनुयायी भी रह रखा है। डमरू, नंदी, त्रिशूल, ये किसके प्रतीक है? पशुपति संप्रदाय। संप्रदाय, ये जानकारी किससे मिलती है? अपने 115 ग्रेन का ये सोने का सिक्का मिलता है, उससे अपने पता चलता है। बापा रावल जी के बारे में ऐसे भी कहानियां प्रसिद्ध है कि बापा रावल जी एक ही झटके के अंदर 2 भैंसों को सल्टा देते थे। और बापा रावल जी अपने जो है 35 हाथ की धोती पहना करते थे, 16 हाथ का दुपट्टा रखते थे अपने हाथ के अंदर। और उनकी जो सेना थी वो 12
1,72,000 की उनकी सेना थी। और बाबा रावल जी के बारे में क्या कहानी फेमस है? बाबा रावल जी एक ही बार के अंदर 4 जो बकरे होते थे उनको सल्टा देते थे, सल्टा मतलब खा लेते थे बकरे, एक बार में 4 बकरे तो उनके लगते ही थे। ये भी बाबा रावल जी के बारे में फेमस है। और उनकी जो खड़ग होती थी, खड़ग मतलब जो उनकी तलवार होती थी, बाबा रावल जी की जो तलवार थी वो 32 मन की थी। कितने मन की थी? 32 मन की वो तलवार रखते थे। ये सारी बातें भी अपन किसके बारे में पता चलती है? बाबा रावल जी के बारे में पता चलती है। आगे देखते हैं, आगे जो अपने अन्य तथ्य और बाबा रावल जी के बारे में क्या अपनी जानकारी जानते हैं। तो बाबा रावल जी ने रावलपिंडी बसाया था पाकिस्तान के अंदर, ये अपन देख लिया। पाकिस्तान में अपने रावलपिंडी बसाया था बाबा रावल जी ने। अब सीवी वेद एक इतिहासकार हुए अपने सीवी वेद, जिन्होंने बाबा रावल की तुलना किससे करी है? अपने चार्ल्स मार्टेल से करिए। किससे करिए? चार्ल्स मार्टेल। ये चार्ल्स मार्टेल कौन था? एक जो समय था, उस समय का जो दौर था, उसके अंदर जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो उधर से अपने यूरोप की तरफ भी बढ़ रहे थे, इधर अपने एशिया की तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे जो अपने चार्ल्स मार्टेल सेनापति था फ्रांस का, तो फ्रांस के चार्ल्स मार्टेल ने जिस तरह उधर मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया, या उसमें जिस तरह से सफल हुआ था, उसी तरह से सफल इधर कौन हुए थे? अपने बाबा रावल जी हुए थे। तो ये कहाँ का था? फ्रांस का। जैसे आप खुद ही देख लो, जैसे उसने अपने आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। उसके बाद भारत के ऊपर आक्रमण कब होता है? भारत के ऊपर अगला आक्रमण होता है 1192 ईस्वी में, तराइन का युद्ध जब होता है। तराइन के युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी अपने आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है, पृथ्वीराज होता है अपने, वो हार का सामना करते हैं यहाँ पे। तो ये जो बीच का समय है, लगभग कितने साल हो गए? ये हो गए 480 साल। ये 480 साल। तो ये 480 साल किसी ने क्या आक्रमण किया नहीं था? आक्रमण तो किया था, लेकिन बापा रावल जी का काफी ऐसे प्रकोप वगैरह, खौफ वगैरह बना रखा था। तो बापा रावल जी के खौफ से आधे तो आते नहीं थे, आधे जो थोड़े बहुत आते थे उनको अपने राजस्थान वाले या मारवाड़ वाले सल्टा देते थे वहीं पे। तो ये जो 480 साल का समय है, वो किसने अपने राजस्थान को सुरक्षित रखा? तो अपने राजस्थान वालों ने सुरक्षित रखा है, ये अपने याद रखना है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इनकी समाधि मैंने आपको बता दी थी, बापा रावल जी की समाधि अपने नागदा के अंदर बापा रावल जी की समाधि है। ये जो एक और इमेज थी, ये अपने स्टार्टिंग के अंदर एक इमेज देखते हैं। इस इमेज के अंदर बताया गया है, ये बापा रावल जी देखिए, ये बापा रावल जी अपने यहाँ पे खड़े हैं। बापा रावल जी, ये अपने हरित ऋषि, ये अंतिम समय था इनके, स्वर्ग वगैरह के अंदर जाने का समय था। ये यहाँ पे राठासन देवी की मूर्ति है, ये देखिए राठासन देवी की पूजा करी थी। राठासन देवी के पास में अपने को शिवलिंग भी देखने को मिलता है। तो ये पता चलता है कि यहाँ शिवलिंग विवलिंग थी जिसके महादेव जी की भी पूजा करी थी। यहाँ पे गाय वाय है, तो ये गाय चराते, गाय वगैरह चराया करते थे। इसी में से ये पता चलता है। और इन्होंने अपने जो आक्रमणकारी थे ईरान के, उनको पीछे धकेला था। ये कार्य भी किसने किया था? बापा रावल ने किया था। तो ये अपने बापा रावल यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले जो नेक्स्ट शासक है बापा रावल के, जो अगले नेक्स्ट वंशज हुए प्रतापी, वो थे अल्लट या आलू रावल। कौन थे? अल्लट या आलू रावल। अल्लट या आलू रावल, इनके बारे में ज्यादा कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। बापा रावल जी ने राजधानी किसको बनाया था? तो बापा रावल जी राजधानी बनाया था अपने नागदा राजधानी बनाया था। और नागदा के बाद में जो सेकंड राजधानी जिसने बनाने का कार्य किया था, वो थे अपने अल्लट या आलू रावल। इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? आहड़ को राजधानी बनाया था। किसको? आहड़ को सेकंड राजधानी, सेकंड, ये आपने राजधानी बनाया था आहड़ को। इसके अलावा इन्होंने एक और बढ़िया काम किया, इन्होंने हरिया देवी से शादी करी। हरिया देवी कौन थी? हूण राजकुमारी हरिया देवी थी। ये अपने हरिया देवी से शादी करी। शादी वादी करना तो बढ़िया काम है। ये कौन थी? हूण राजकुमारी। मध्य ऐसी एक जाति हुआ करती थी हूण, उनकी जो पुत्री थी हरिया देवी, उनसे शादी करी थी अपने अल्लटी आलू रावल ने। उन्होंने अपने जो हर हर महादेव का नारा था वो उन्होंने अपने पेश किया था, उन्होंने दिया था हर हर महादेव का नारा। उसके बाद में इन्होंने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? नौकरशाही की स्थापना। नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? मतलब योग्यता को प्रशासन का आधार बनाया, कि योग्यता के आधार पर जो भी नियुक्ति वगैरह की जाएगी अपने राज्य का कार्य के अंदर, वो अपने उसको क्या बोलेंगे? नौकरशाही बोलेंगे। नौकरशाही की स्थापना सबसे पहले मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना किसने करी थी? तो अल्लट ने सबसे पहले करी थी, फर्स्ट। ये अपने मेन जानकारी किसके बारे में मिलती है? अल्लट या आलू रावल के बारे में मिलती है। अब इनके बाद में और भी कई जो वंशज वगैरह हुए थे, लेकिन वो इतने, उनकी इतनी बातें अपने को मिलती भी नहीं है और वो इतने प्रतापी भी नहीं थे। उनके बाद में जो सबसे प्रतापी शासक जो अपन आगे पढ़ेंगे वो थे जत्र सिंह। कौन थे? जत्र सिंह जी।
जेतर सिंह जी ने 1213 से लेके 1253 तक अपने मेवाड़ के अंदर शासन किया था। जेतर सिंह जी का जो शासन काल था वो मेवाड़ के राजाओं का स्वर्ण काल भी माना जाता था। ये अपने जेतर सिंह जी यहाँ फोटो वोटो लगा रखी। मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्ण काल था वो किसे माना जाता था? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता था अपने जेतर सिंह जी को। ठीक है, उसके बाद में जो मेवाड़ के ऊपर 1222 से लेके 1229 तक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? इल्तुतमिश ने। जो भारत के अंदर उस टाइम दिल्ली का जो शासक था इल्तुतमिश, आपने वो गाना सुन रखा रजिया गुंडों में फंस गई। ये जो रजिया थी ना, वो ये रजिया के पिताजी थे इल्तुतमिश जी। रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे? इल्तुतमिश, रजिया के पिताजी। रजिया के पिता इल्तुतमिश की सेना ने आक्रमण किया। जेतर सिंह जी ने बढ़िया से धोया इल्तुतमिश जी को। इल्तुतमिश जी वापस भागने लगे। इल्तुतमिश जी की जो भागती हुई सेना थी उन्होंने नागदा वगैरह को लूट लिया था। तो नागदा को जब लूट लिया तो इन्होंने राजधानी शिफ्टिंग कहाँ कर दी? चित्तौड़ राजधानी बना दी। तो जेतर सिंह जी ने राजधानी नागदा से कहाँ शिफ्ट कर दी थी? चित्तौड़ के अंदर राजधानी शिफ्ट कर दी थी। इल्तुतमिश जी की सेना ने अपने नागदा को लूट लिया था। उसके बाद में देखते हैं तो इनकी और ज्यादा कोई विशेष जानकारी है नहीं। उसके बाद में 1248 में जब इनके शासन का आखिरी समय था, जब इनका शासन समाप्त होने वाला था, तो उस टाइम एक और जो दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन ने यहाँ पे आक्रमण किया था, लेकिन ये बाद में खुद ही वापस चला गया था। तो इसने ज्यादा कोई संघर्ष इसका हुआ नहीं था। ये अपने किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? जेतर सिंह जी के बारे में। अपन आज 3 शासक देखे, बापा रावल, अल्लट, यालू रावल और जेतर सिंह। इसके बाद में जो अगले शासक है रतन सिंह जी, वो अपन देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।